एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको मैं पेंटागन की रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है इंडिया का, तो इसको ये तैयारे किस दौर में कब और कैसे मिलेंगे, तो इसके अंदर अगला वो प्रॉब्लम ये बताते हैं कि इसके जो लॉजिस्टिक ब्लूप्रिंट्स हैं वो 1 घंटे में एक दफा प्रॉब्लम को डायग्नोस कर देता है। 108 तैयारे इंडिया ने ले भी लिए तो विद इन फ्यू ईयर्स ये 40-50 तो ऐसे ही क्रैश कर देंगे। लेकिन ये वो जहाज है जिसके हर स्पेयर पार्ट में कॉन्टिन्यूसली फेलियर के मसाइल पैदा हो रहे हैं और 25 के उनके ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं। नॉर्वे की बात करें तो 40 तैयारे उनके इस वक्त एक्टिव हैं और 12 तैयारों का उनका ऑर्डर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल F-35 हर शख्स की जुबान पे है। इसकी एक वजह यह है कि भारत 108 F-35 खरीदने का प्लान बना रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये भारत को चिपकाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको फोर्स कर रहा है कि वो ये तैयारे खरीद ले, और कुछ ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है और अगर ये हासिल कर लिया तो खित्ते के अंदर उनको एयर सुपीरियरिटी हासिल हो जाएगी। इस हवाले से इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको मैं पेंटागन की रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, आपको इसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊंगा, इसके एक एक इक्विपमेंट जिसको मेंटेन करना और जिसको चलाना और जिसकी रिलायबिलिटी, जिसके ऑपरेशंस, ये सुनने के बाद आपके तमाम उबाम इस तैयारे के हवाले से क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि तैयारे तो यकीनी तौर पे हम नहीं खरीदते, इसलिए हमारा तैयारों के हवाले से कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन गाड़ियां हम ज़रूर खरीदते हैं। और जब भी कभी हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कीमत देखते हैं, उसके बाद हम उसकी फ्यूल कंजप्शन देखते हैं, उसके बाद हम उसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखते हैं, और उसके बाद दीगर चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब आप तैयारे किसी भी मुल्क से ख़रीदते हैं तो आजकल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अब हुआ ये कि नवंबर के महीने में पेंटागन ने F-35 तैयारे लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी ये बनाती है उससे वसूल करने से इनकार कर दिया, और उसके बाद एक ट्वीट आई जिसमें लिखा हुआ था लैक ऑफ रिलायबल एंड रेडी जेट्स मेरिड ईयर्स ऑफ कॉम्बैटिंग टेस्टिंग इश्यूज इंक्लूडिंग गन इंस्टॉलेशन, यानी कि उसमें जो गन इंस्टॉल होती है उसमें इश्यूज हैं, और ये मैं बताता हूँ कि ये कौन सी गन है। इसके साथ उन्होंने कहा जिसका रिपेयर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिपेयर करने में क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और साइबर सिक्योरिटी के इंतहाई सीरियस मसाइल हैं। इस पर एलन मस्क ने जवाब दिया कि F-35 डिजाइन वाज ब्रोकन एट द रिक्वायरमेंट लेवल, और उसने कहा कि बिकॉज इट वाज रिक्वायर्ड टू बी टू मैनी थिंग्स टू टू मैनी पीपल। अब वो ये कह रहा है कि जनाब जब ये डिज़ाइन बना था ये उसी वक्त ही ये फ्लॉप था, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें डाल दी गई हैं, और वो तमाम चीज़ें जो डाली गई हैं वो मुख्तलिफ लोगों से प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब वो ये कहता है कि जी दिस मॉडल इट एन एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, सक्सेस वाज नेवर इन द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब वो ये कहता है कि इसके अंदर इतने फंक्शंस डाल दिए गए हैं कि जिसकी वजह से इसको चलाना और इसका ये इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, और ये यानी कोई किसी एक चीज के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी वो चीज इंतहाई क्लास की है, बस फंक्शंस इसके अंदर डाल दिए गए हैं। और उसके बाद फिर वो ड्रोन की अहमियत पर फोकस करते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब वहाँ पे तो पायलट मारा जाता है, यहाँ पे आजकल ये जो दौर है ये ड्रोन्स का दौर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हाल ही में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर से चलने वाले F-16 तैयारे की अमेरिका में एक्सपेरिमेंटल परवाज की गई है। तो अब दौर जो है वो किसी और तरफ जा रहा है। अब ये बात करने के बाद भारत में एक तूफान मचा हुआ है कि ट्रंप का अपना मिनिस्टर अगर ये बात कर रहा है तो इस तैयारे के अंदर यकीनी तौर पे काफ़ी इश्यूज और मसाइल हैं। एक बात आप हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के दौर में जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इससे पहले हमने ज़िंदगी में
कभी ऐसा नहीं देखा था। अब पूरी दुनिया हमारी हथेली पर आ चुकी है और यही वजह है कि चीजें बड़ी तेजी के साथ बदल रही हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है F-35 का, ये 1990 में शुरू हुआ और उस वक्त दो कंपेटिटर्स थे, एक बोइंग जिसने X-32 मुतारिफ करवाया और दूसरा था लॉकहीड मार्टिन जिसने X-35 मुतारिफ करवाया था। अब जब बिड हुई तो उसमें ये कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो है ये जीत गई, कामयाब हो गई इसके अंदर, और इन्होंने 3 मॉडल बनवाए। एक इसका मॉडल है ए टाइप, दूसरा है बी टाइप और तीसरा है सी टाइप। जो ए टाइप मॉडल है वो आमतौर पे रनवे से फ्लाई करता है, और जिस तरह आम जहाज रनवे से फ्लाई करते हैं, ये वो मॉडल है ए टाइप, और ये $110 मिलियन का है। $110 मिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन 1000 इंडियन करोड़ रुपया और तकरीबन पाकिस्तानी 3000 करोड़ रुपया बनता है। तो ये इतने का एक तैयारा आता है। अब इसमें जो सी टाइप है वो सबसे महंगा तैयारा है। उसकी वजह यह है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ करता है। वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब यह है कि ये छोटे से छोटे रनवे से भी टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है, और इसकी कीमत है $136 मिलियन। जबकि जो तीसरा सी टाइप है वो $117 मिलियन का है, और ये आमतौर पे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी नेवी इस्तेमाल करती है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही लैंड करता है और वहीं से ये टेक ऑफ करता है। इसकी कीमत भी $117 मिलियन है। अब यहां पे हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो सबसे बड़ा क्लाइंट इसका है वो डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी DOD, USA का डिपार्टमेंट है, और उसने इस प्रोग्राम पर $1.7 ट्रिलियन इस पर वक्फ किए हुए हैं, और 2500 तैयारे उन्होंने इसमें हासिल करने हैं और F-35 के। अब मसला यह है कि इसके इतने पैसे इसको खरीदने पे नहीं लगते जितने इसके ऑपरेशंस पे, इसकी मेंटेनेंस पे और इसकी रिपेयरिंग पे लगती हैं। आमतौर पे हमें देखते हैं कि जिस गाड़ी की रिपेयरिंग मुश्किल हो, जिसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो, वो गाड़ी हम कहते हैं कि ये मार्केट की गाड़ी नहीं है और उसको हम कभी नहीं खरीदते। यही चीज दूसरी जहाजों और तैयारों के अंदर भी आती है, और खास तौर पे उस वक्त जब आपके पास ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना हो और आप वेंडर के मोहताज हो, वो जब आएंगे तो उसको सही करेंगे। लेकिन जो इस वक्त मुश्किलात अमेरिकन एयरफोर्स को हैं वो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखें, जो इसकी कॉस्टली मेंटेनेंस है उसके ऊपर पेंटागन ने एक अपनी स्टडी दी, और उन्होंने ये कहा कि जनाब डिक्लासिफाई किया उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को। उन्होंने कहा कि जहाज़ों की जो अवेलेबिलिटी का जो टारगेट है वो मुकम्मल हो ही नहीं पा रहा। उसके पीछे एक वजह है कि ये एक साल के अंदर तकरीबन 150 तैयारे बनाते हैं, और मैं आपको अभी डिटेल देता हूं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है इंडिया का तो इसको ये तैयारे किस दौर में, कब और कैसे मिलेंगे, ये दिल्ली दूरस्थ वाली कहानी है। उसके बाद जो अगला वो बताते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो ये कहते हैं कि जो इसके अंदर 25 mm की जो गन लगी हुई है GAU-22 रोटरी कैनन, अब ये जो है इसकी कॉन्टिन्यूड फेलियर यानी मुसलसल ये नाकाम हो रही है अपनी एक्यूरेसी की वजह से। अब जिस जहाज के अंदर एक गन लगी हुई हो और उसकी एक्यूरेसी का सीरियस मसला हो तो आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि वो अनरिलायबल हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये तैयारा बिल्कुल ही बेकार है। इसकी बहुत ज्यादा कामयाब चीजें भी हैं, वो भी मैं आपको भी बताता हूं। तो इसके अंदर अगला वो प्रॉब्लम ये बताते हैं कि इसके जो लॉजिस्टिक ब्लूप्रिंट्स हैं मैरीन कॉर्प्स के F-35 के, वो मुसलसल प्रॉब्लम कर रहे हैं, और जबकि ये साइबर अटैक के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अब एक मशीन जो टोटली कंप्यूटर चला रहा हो और वहां पे साइबर अटैक हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि पायलट बिल्कुल अंधा हो जाएगा और उसको नहीं पता कि ये क्या होने वाला है। और इसमें एक चीज जो इंतहाई खौफनाक है, देखें किसी भी तैयारे के अंदर एक ऑटोमेटिकली फॉल्ट डायग्नोज करने के लिए एक सिस्टम होता है, और जो उसका मिनिमम एक क्राइटेरिया है कि वो एक दफा जो है ना 50 घंटों में एक दफा प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है। अब आप ये देख लें कि 50 घंटों में एक दफा डायग्नोज करता है, लेकिन जो F-35 का फॉल्ट डायग्नोज का सिस्टम है ऑटोमेटिक, वो 1 घंटे में एक दफा
प्रॉब्लम को डायग्नोज कर देता है। और यही वजह है कि मेरा ये अंदाजा है कि अगर 108 त्यारे इंडिया ने ले भी लिए तो विद इन फ्यू ईयर्स ये 40-50 तो ऐसे ही क्रैश कर देंगे, क्योंकि इनके पायलट्स की पैंट गीली हो जाती है फौरी तौर पे, और जैसे ही वार्निंग आती है ये फौरी तौर पे इजेक्ट करके निकल जाते हैं। और इसमें F-35 के अंदर तो एक सीरियस मसला ये भी है एनवायरनमेंट का कि इसकी बैटरी जब गर्म होती है तो ये वार्निंग्स देना शुरू कर देता है और फिर पायलट को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। अभी हाल ही में जनवरी के महीने में अलास्का के अंदर अमेरिका का एक F-35 त्यारा क्रैश हुआ है और उसकी भी यही वजह थी। अब 2018 से लेके अब तक तकरीबन 18 F-35 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर क्रैश हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो डिलीवरी का मसला है वो बड़ा ही सीरियस मसला है। यानी कि कहा जाता है कि जी हम आपको इस डेट को इतने त्यारे डिलीवर कर देंगे, लेकिन वो टारगेट कभी भी लॉकहीड मार्टिन उसको अचीव करने में कामयाब नहीं हुई है। अब आम जहाज से डबल ये टाइम लेता है मेंटेनेंस के लिए। इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ही क्रूशल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे वेंडर्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से तमाम चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करने में बड़े मसाइल आ रहे हैं और जहाज हमेशा से ही मिशन के लिए दस्तयाब नहीं होता 100% एक्यूरेसी के साथ। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसकी हर चीज को जो इसके जो कंपोनेंट फेलियर है वो का आमतौर पे कहा जाता है ना कि ये गाड़ी है, इसका ब्रेक का मसला है या इसके पावर स्टीयरिंग का मसला है, लेकिन ये वो जहाज है जिसके हर स्पेयर पार्ट में कॉन्टिन्यूसली फेलियर के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और एक नॉर्मल सी चीज कि ये स्टील टेक्नोलॉजी, यानी स्टील टेक्नोलॉजी ये है कि ये जब उड़ रहा होता है तो दुश्मन के इलाके में जब ये जाता है तो उनके रिडार पर नहीं आता और ये खामोशी से अपना काम करके निकल आता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उनकी एयर स्पेस के अंदर कोई जहाज इंटर हुआ था। अब वो स्टील टेक्नोलॉजी इसकी बॉडी के ऊपर कुछ पार्ट्स होते हैं वो इसके ऊपर लगते हैं और यूएस एयरफोर्स जो है उसका कोई भी जहाज मुकम्मल तौर पे स्टील नहीं थे। बात समझने वाली बात है और उसको मुसलसल रिपेयर की जरूरत होती है। जब मिशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है अक्सर ये होता है कि वो उसकी स्टील का जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके ऊपर जो स्टील मटेरियल है उसको अगर प्रॉपर तरीके से रिपेयर ना किया जाए तो वो जो उसकी स्टील कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये चीजें बहुत ही सीरियसली इस जहाज के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं। अब इन्होंने ये मुसलसल उसको अपग्रेड किए जा रहे हैं। अब इन्होंने नवंबर 2024 में टीयर 3 जेट F-35 का बनाया और उसको एयरफोर्स को इन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब एयरफोर्स मुसलसल जो यूएस की एयरफोर्स है वो मुसलसल इनकी पेमेंट्स को होल्ड कर रही है। पहले $1.5 मिलियन होल्ड करते थे, अब $5 मिलियन इन्होंने होल्ड करना शुरू कर दिया कि आप पहले अपने मसाइल खत्म करें, उसके बाद हम आपकी पेमेंट को क्लियर करेंगे। लेकिन ये मिसाइल इतने ज्यादा बढ़ गए कि 2024 में एयरफोर्स ने F-35 जहाज वसूल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई पहले आप अपने मसले सही करें, उसके बाद हम ये वसूल करेंगे। और उसके बाद फिर लॉकहीड मार्टिन ने ये किया कि जो उन्होंने एक्स्ट्रा फंक्शंस एडवांस टीयर 3 के अंदर लगाए थे उनको होल्ड कर लिया और उन्होंने कहा कि जनाब आप अभी फिलहाल इनको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, जब हम सोल्यूशन इसका निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको अपग्रेड कर देंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इसकी जो तकरीबन 20 ममालिक के पास है, ये सारे के सारे अमेरिका की अलाइज हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसराइल भी है, नीदरलैंड भी है और भी काफ़ी सारे ममालिक हैं, बरतानिया भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये 20 ममालिक के पास है और इन सब को ईयरली जो जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक दिया जाता है। अब साल में 150 यूनिट F-35 के बनाए जा सकते हैं और हम ये देख रहे हैं कि दिसंबर में ही 2024 दिसंबर में इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 145 तैयारों का अमेरिका ने, और वो आप देख ले कि एक साल के अंदर यानी 2025 के बाद, अब पता नहीं कब, इससे पहले जो इनके पास इन्वेंट्री और जो ऑर्डर है वो भी देखना वाला है कि वो कितना लंबा है। तो अब अगर भारत ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनको ईयरली 8 या 10 मिल जाएंगे। 8 या 10 जब इनको मिलेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि 5 से 10 साल इसको लग जाएंगे। अब
اس وقت اگر ہم چارٹ دیکھیں کہ اس وقت ایکٹیو جو ان کا آرڈر جو چارٹ ہے کہ کتنے انہوں نے آرڈر دیے ہوئے ہیں اور کتنے اس وقت ایکٹیو ہیں، تو اس وقت یونائٹڈ سٹیٹس نے 1855 طیاروں کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں، جبکہ اس وقت ان کے پاس جو ایکٹیو ایئر کرافٹ ہیں وہ 553 ہیں۔ اس کے ساتھ آسٹریلیا کی بات کریں تو 37 ان کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں اور 63 ان کے ایکٹیو ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی بات کریں تو 40 ان کے F-35 اس وقت ایکٹیو ہیں اور 25 کے ان کے آرڈر کیو میں لگے ہوئے ہیں۔ ناروے کی بات کریں تو 40 طیارے ان کے اس وقت ایکٹیو ہیں اور 12 طیاروں کا ان کا آرڈر ہے۔ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو 39 طیارے F-35 کے ان کے پاس ایکٹیو ہیں اور تقریباً 36 طیاروں کا انہوں نے مزید آرڈر دیا ہوا ہے۔ جاپان کی بات کریں تو 36 طیارے ان کے پاس اس وقت موجود ہیں، جبکہ 110 طیاروں کا انہوں نے آرڈر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح نیدرلینڈ نے بھی 18 طیارے لینے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم نے بھی 105 طیارے انہوں نے آرڈر دیے ہوئے ہیں، ابھی ان کے پاس صرف 29 ہے۔ اٹلی نے 65 طیارے ابھی ان سے لینے ہیں اور 25 طیارے ان کے پاس ابھی ایکٹیو ہیں، اور ڈنمارک کا بھی یہی صورتحال ہے کہ 10 طیارے ان کے پاس ہیں اور 17 جو ہے انہوں نے ابھی ان سے لینے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہزاروں طیاروں کا آرڈر آلریڈی پلیس ہوا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4 یا 5 طیارے آپ کو سالانہ اگر ملیں گے تو اگلے 10 سال کے بعد یہ ٹیکنالوجی کتنی ایبسلیٹ ہو سکتی ہے، اور یہ جو بلینز آف ڈالر کا جو کانٹریکٹ ہے یہ کس طرح ان کے گلے پڑ سکتا ہے۔ ان کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کسی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر بڑے سیریس مسائل ہیں، انہوں نے ابھی تک کسی بھی ملک کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں کی ہے، اور جب یہ اپ گریڈیشن کا مسئلہ آئے گا تو ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں یہ اس کو اپ گریڈ کر دیں۔ تو ہم نے جو طیارے یہاں پہ پاکستان کے اندر ہم بنا رہے ہیں GF-17 کی ایک فور ایگزامپل ہم مثال آپ کو دے دیتے ہیں، تو وہاں پہ پورے کا پورا ایک کمپیوٹر روم ہے اور وہاں پہ ایک ورچوئل سسٹم لگا ہوا ہے، طیارے کے ساتھ سافٹ ویئر کے ساتھ پلگ کیا جاتا ہے کہ یہ کروز میزائل اس کے ساتھ لگا دیں، یہ گن لگا دیں، یہ اس طریقے سے اس کے ساتھ ریڈار لگا دیں، یہ ایویونکس لگا دیں، اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لیٹسٹ ترین ہتھیار اس کے ساتھ اٹیچ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو پرابلم ہوتا ہے اس کی ٹربل شوٹنگ کی جاتی ہے، کیونکہ سافٹ ویئر بھی خود پاکستان نے چائنا کو کہہ کے بنوایا ہے، اور وہ وینڈر مسلسل پاکستان کو اس حوالے سے سپورٹ فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس الیکٹرونکس اور ایویونکس جو ہے وہ 100% پاکستان خود اس کو مینٹین کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس 58% شیئرز ہیں۔ جو بھی طیارے پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے 42% چائنا کے پاس ہے اور 58% پاکستان کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ ایک آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آتا ہے، اور جو J-35 طیارے پاکستان 5th جنریشن سٹیل ٹیکنالوجی لینے جا رہا ہے، وہ پاکستان کے پائلٹ وہاں پہ چائنا میں پچھلے 6 مہینے سے ٹریننگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں ہمیں وہ طیارے مل جائیں گے۔ تو اس وقت جو کاسٹ ہے وہ بیسیکلی کمپلیکس اتنا زیادہ انہوں نے طیارہ کر دیا ہے کہ اس کو مینیج کرنا اور اس کے مسائل اور اس کی ٹربل شوٹنگ اس وقت ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہوا ہے، اور یہ ان ریلائبل بھی ہے اور اس کو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کا ایک سمپل سا اصول ہے کہ ہم نے جو کنونشنل ویپنز ہیں اس کی دوڑ میں بھارت کے ساتھ نہیں جانا، ہم نے منیمم ڈیٹیننس رکھنی ہے کہ اگر 4 ڈے وار، 5 ڈے وار، 8 ڈے وار اگر شروع ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنا دفاع کر سکیں، لیکن آخری ہتھیار ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہی ہے، اور جیسے ہی وہ ضرورت سے زیادہ اوقات سے باہر ہوں گے تو ہم اپنے ویپنز نکالنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم نے انتہائی سمارٹ قسم کے ویپنز نیوکلیر ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ چائنا کی بات کریں تو چائنا تو اس وقت خود اپنے گھر کے اندر 6 جنریشن بنانے میں کامیاب ہو گیا، تو اس کا مقابلہ تو یہ مر کے بھی کبھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ساری کے ساری جو شاپنگ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ایک طرح سے ڈنگ ٹپاؤ شاپنگ ہے، اور اس کے کوئی زیادہ دور رس نتائج نہیں ملیں گے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر یہ طیارہ اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے اور یہ سارے کے سارے مسائل کور کر لیے جاتے ہیں تو یہ ایک واقعی سپیریئر طیارہ ہے،
इस वक्त जो हमारे पर राफेल, F-16, GF-17 थंडर और इस तरह के जितने भी जहाज हैं, जब J-35 आएगा तो एक हालात डिफरेंट होंगे, लेकिन उन हालात में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ये खुद ही चीज़ों को डायग्नोज करता है और कंप्यूटर इसका बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। तो उस लिहाज से ये एक बेहतर तैयार है और पाकिस्तान ने इस हवाले से अमेरिका को अपना कंसर्न भी रजिस्टर करवाया। ये वो सारी की सारी मालूमात हैं जिसको जानने के बाद आप यकीनी तौर पे समझ चुके होंगे कि F-35 भारत के फायदे में होगा या नुकसान में, और हमसाया ममालिक को इससे क्या फर्क पड़ेगा। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।